आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैक्रो तो फोकस में है ही, और डांगी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। मनीष डांगी हमारे फेवरेट मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट और 18 फैमिली के वेल विशर और वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स। मनीष, गुड मॉर्निंग। आपने तो काफ़ी समय से सचेत किया था हमारे व्यूअर्स को कि एक मैक्रो भूचाल आने वाला है, अपने आप को ठीक से पोजीशन रखें, फिक्स इनकम को मिस ना करें, कंजर्वेटिवली खेलें पिच पे। तो क्या लगता है अभी ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये यील्ड्स क्रैश कर रही हैं, क्या ये एक पीकिंग आउट ऑफ मैक्रो भूचाल है, या ये कहना अभी उचित नहीं होगा? हाय अजय। तो अजय ठीक से ही बताया आपने कि मेरे ख्याल है कि जो हम लोगों ने नैरेटिव और कॉन्वर्सेशन किया था कि किस तरह से चीजें इवॉल्व होगी जब जब पॉलिसी रेट्स बहुत टाइट होती है, इंटरेस्ट रेट कह लो या और अलग तरह की पॉलिसीज भी कह लो, तो धीरे धीरे उसका असर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में पहले आता है और उसके बाद में वो बैंकिंग सिस्टम में आता है और इवेंचुअली रियल इकोनॉमी में आता है। तो ये क्लॉक वर्क की तरह से बिहेव किया है कि दिसंबर से जब दिसंबर 21 से जब से रेट्स टाइट होने लगे यूएस के अंदर, तो धीरे धीरे पूरा साल जो है 2022 का काफी खराब निकला। टेक वहां पे करीबन 30% डाउन था, S&P 20% डाउन था। हिंदुस्तान में भी मतलब थोड़ा सा लिस्टलेस सा रहा, 7-8% हम लोग डाउन थे और डॉलर टर्म्स में 20% डाउन थे। तो ये मार्केट्स ने उसका सॉर्ट ऑफ खबर ली कि चलो पॉलिसी टाइट हो रही है तो रीप्राइस करो, लेकिन अब वो जो स्ट्रेस है वो बैंकिंग सिस्टम में वहां के घुस गया है। और वहां के घुसा है इसका मतलब नहीं है कि हम लोग एकदम इम्यून है। किसी दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पे भी किसी न किसी तरीके से वो आ ही जाएगा। क्रेडिट के फॉर्म में नहीं आए तो शायद ड्यूरेशन रिस्क की फॉर्म में आ जाए। और इसके बाद में ऑफ कोर्स रियल इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब बैंकों को स्ट्रेस होता है तो वो धीरे धीरे अपने हाथ खींच लेते हैं, लेंडिंग स्टैंडर्ड टाइट हो जाते हैं। तो एक क्लॉकवर्क की तरह से ये पूरा जो साइकिल है वो प्ले आउट हो रहा है जय। और उसमें उसमें मायने ये है कि अगर आप पहले से उसको एंटिसिपेट कर लें तो इस समय में आप पूरे मार्केट में समय वेस्ट ना करके अपनी पूंजी को बचाएं। और अब तो अजय जो अपना बात हुआ है पिछले 3-4 महीनों में कई बार की, अब तो क्योंकि आपका फेवरेट नेबरहुड बैंक जो है वो 8% दे रहा है। एक छोटा सा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या मनी मार्केट फंड 8% दे रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर आप यूएस के निवासी हैं तो आपको 5% डॉलर में मिल रहा है, तो फिर अब इतने माथा बच्चे की बात ही नहीं बची है। जब आसानी से 8% मिल रहा है तो जब ये इसको फोकास्ट भी क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा चीजें को हल होने दें और उसके बाद में हम मार्केट में हम घुस पाएंगे। अच्छी बात सिर्फ अजय ये है कि शायद आपने जो बोला है कि हाँ पीक हो चुका है मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रेट्स की टाइटनिंग का एक्सिलरेशन अब आगे नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली डिसिलरेशन है। बट वो कितना दूर है, कब होगा, वो अब समय ही बताएगा और उसके हिसाब से हम लोग अपने अपने कैलकुलस को मार्केट के अंदर ऑपरेट करेंगे। फिलहाल एंड नहीं हुआ है, एंड के नजदीक है हम। इसके लिए क्योंकि 8% के ऊपर आपको चीजें आसानी से मिल रही है, अपनी आपका पैसा कमा सकता है 8% आसानी से कम ये 6-12 महीने फिक्स्ड इनकम में दबक के रहें। उसके बाद में मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर मौका मिलेगा। मॉर्निंग मनीषा, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये एंड के पास ज़रूरत खत्म नहीं हुई है अभी भी हेडविंड्स। क्या ऐसे में इस पूरे इवेंट को, ये जो एसबीबी इवेंट भी हुआ, इसे एक तरह से क्योंकि लगातार जब इतनी बड़ी 40 सालों में जब ब्याज दरें नहीं बढ़ी थी और अब जब फेड ने लगातार ये रेट हाइक साइकिल बनाई और बार बार ये बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं से इतनी तेज हाइट स्पीडिंग कार आएगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा कभी भी होगा। ये जो एक पहला एक्सीडेंट हुआ एसबीबी, वो कहीं ना कहीं फेड की आगे की चाल को रोक सकता है, रेट हाइक को रोक सकता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को बचाना होगा। तो उसके चलते क्या आगे जाके जो हेडविंड्स है, मैक्रो हेडविंड्स है, क्या वो ये एसबीबी का इंसिडेंस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर किसी हद तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल, तो आप एकदम ठीक आपका प्रोग्नोसिस है कि उस हद तक यू नो अब ये दर्द बढ़ गया है कि एसवीबी के लिक्विडेशन की स्थिति आ गई है। और उस तरह से कई सारे बैंक, रीजनल बैंक भी कल यूएस में 40-50% डाउन थे। तो बहुत सिर्फ ये एक बैंक नहीं है, ये बड़ा बैंक था ऑफकोर्स $200 बिलियन का, बट अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, उसकी वजह से उनकी पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़े नुकसान हैं और उसकी वजह से एक बड़ा लिक्विडेशन प्ले आउट हो रहा है। तो ये बात एकदम ठीक है कि ये एक सिस्टमिक क्राइसिस के नजरिए से यूएस गवर्नमेंट ने और फेड ने इसको देखा है और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी
मोर और लेस इस तरह से किया है कि कम से कम एसवीबी को आज आप अगर एसवीबी के डिपॉजिटर हैं तो आप थोड़ा सा रिलीव फील कर रहे हैं कि क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन एक और बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट से आप अगर कंपेयर करें तो जब इस तरह की क्राइसिस होती है तो टिपिकली फेड हो या बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो ट्रक लोड्स ऑफ स्टिमुलस के साथ आते हैं। ना सिर्फ उस पर्टिकुलर बैंक को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, बट साथ साथ पूरे सिस्टम को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसवीबी में तो अभी टीवी पे आया है, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे लोग इसको, बहुत सारे हाउस होल्ड, बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो उसकी वजह से टिपिकल फेड का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि आप तेजी से रेट काट देते हैं। इस बार जो हुआ है वो, अब हमको ध्यान देने की जरूरत है कि इस बार एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो करना चाहिए था वो किया गया, लेकिन एक जो होलिस्टिक पैकेज जिसको बोलते हैं आता है कि रेट कट आ गया, बड़ा क्यूई अनाउंस हो गया, और कुछ सम काइंड ऑफ बैकस्टॉप आ गया, वो सब नहीं आया है सिस्टम लेवल। तो प्योरली रिस्क मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आपको थोड़ा सा डरना चाहिए कि इस वक्त भी जब एक बड़ा बैंक में ड्रॉडाउन हुआ है इतना बड़ा, उसके बाद में भी फेड जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक होलिस्टिक अप्रोच स्टिमुलस की ले। इसका मतलब है जो डर है इन्फ्लेशन का कि इतना भयंकर ओवरशूट हुआ था पिछले 18 महीने में, वो अभी भी इतना सॉर्ट ऑफ गहरा है कि उस वजह से अगर इतने बड़े बैंक नीचे जाने के बावजूद भी एक जनरलाइज्ड स्टिमुलस एक्चुअली इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब तक वो नहीं होता है, जब तक ये डर खत्म नहीं होता है और एक जनरलाइज्ड स्टिमुलस, क्यूई, रेट कट्स का फ्रेमवर्क वापस से तैयार होकर के आपके सामने पेश नहीं किया जाता है, तब तक एक जनरल मैक्रो रिस्क एपेटाइट अगर जो आदमी बिल्ड करता है उसको रिस्क ऑफ में या न्यूट्रल स्टेट में ही रहना चाहिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपके इस बार फिर से मिले हमको, और बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को काफ़ी समझ में आया होगा और अच्छे से वो अपनी प्लान भी कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज।